Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the sixth experiment of our lab syllabus, that is study and starting of a three-phase squirrel cage induction motor with the help of a three-phase auto transformer. And the B part of this experiment is we need to discuss about the star delta starter, right? Actually हम लोग एक वाइवा वॉइस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने 5 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट? And these 5 experiments were the KCL and KVL, star delta transformation, the fluorescent tube light, single phase transformer, and the last was the DC shunt motor. Okay, and today we are going to discuss about the three phase induction motor, particularly the squirrel cage induction motor. Okay, and we'll discuss some question on the based on the starter. Okay, तो आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज के छठे लैब सेशन की, राइट? देखिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर बेस्ड है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन दैट मे कम अक्रॉस इज व्हाट इज एन इंडक्शन मोटर, राइट? ये आपके सामने आ सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? द मोटर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसी मोटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है उसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं, राइट? अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, राइट? एंड ये किसने दिया था, राइट? सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय फैराडे, और आप लोगों ने सुना होगा कि ये लॉ ऐसे भी डिफाइन होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस, किसी भी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है, राइट? देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन दैट कॉइल, तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो फैराडे ने साथ में बताया था, ठीक है ना? उन्होंने क्या कहा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसके बारे में फैराडे ने नहीं बताया था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स the polarity of induced EMF that opposes it very cause, right? और ये सबसे पहले लेंज ने बताया था। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फैराडे एंड लेंज लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इंडक्शन मोटर्स आर आल्सो नोन एज सिंक्रोनस असिंक्रोनस मोटर। सॉरी, इंडक्शन मोटर को हम असिंक्रोनस मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। अब ये सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? तो सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ रोटेटिंग मशीन। देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसमें हम इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग की बात करेंगे। तो अपन वहां पर देखेंगे कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके स्टेटर के अंदर जो कि रोटेटिंग नेचर का है, और उसकी जो स्पीड है वो एनएस है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी हेल्पफुल इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज 120 f upon p। 120 is a constant parameter, f is your supply frequency, and p is the number of volts. Okay, now the next question is how the induction motors are classified. So there are two bases on which these induction motors are classified. Number one is the type of input supply. ये आप सब जानते हैं, जैसे नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात करें तो सिंगल फेज और थ्री फेज, ठीक है ना? अब हम पर्टिकुलरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो वो दो तरह की होती है आपकी, एक तो होती है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और दूसरी आपकी स्लिप रिंग मोटर, या फिर इसको वाउंड मोटर भी कहते हैं, राइट? आवर डिस्कशन इज बेस्ड ऑन स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। एक्चुअली स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, केज मतलब उसका पिंजरा। एक्चुअली इस मोटर का जो रोटर है, अगर आप इसको देखें तो इसका जो शक्ल है इसकी, वो एक गिलहरी के पिंजरे के समान नजर आती है। तो इसीलिए इस मोटर को हम कहते हैं स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं SCIM, दैट इज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर वर्क्स। ये कैसे काम करती है, ठीक है ना? देखिए, किसी भी मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से इस मोटर के भी दो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं। वन इज स्टेशनरी एंड अनदर इज रोटर। स्टेशनरी मीन्स स्टेटर एंड रोटर मीन्स रोटेटिंग पार्ट, राइट? तो जब हम इसके स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं, राइट, तो ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, राइट? और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी एनएस स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है ना?
और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये कट करता है रोटर कंडक्टर्स को जो कि शॉर्ट सर्किटेड है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड रोटर के अंदर भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो और अब हमारे पास दो फील्ड आ गए हैं, एक स्टेटर का फील्ड है और दूसरा रोटर की फील्ड है। जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसके कारण आपका रोटर जो है वो रोटेट करने लग जाता है, ठीक है ना। अब इसी प्रिंसिपल को हम एक तरीके से मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, जैसा हमने डीसी मोटर के केस में समझा था। देखिए, जब आप स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे तो आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है ना। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, उसके कारण उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगी। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेटिंग नेचर का है और उसके अंदर आपका रोटर कंडक्टर, अब उसमें करंट आ गई है, तो वो उसको जब ऐसा होगा तो लेंज ने कहा था, तो इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स जिसके कारण आपका रोटर रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, हालांकि आपका जो रोटर है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चाहता है, वो रोटर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बारी वो थोड़ा स्लिप हो जाता है, ठीक है ना। तो एक नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है स्लिप का, ठीक है ना। तो इसके कारण मैंने लिखा है जो आपकी एनआर है इट इज ऑलवेज लेस देन एनएस, और इनका जो डिफरेंस है इसको डिफाइन करने के लिए स्लिप का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन यही देखें, व्हाट इज स्लिप स्पीड एंड स्लिप। देखिए दो चीजें हैं, एक तो स्लिप स्पीड है, दूसरा स्लिप। स्लिप स्पीड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एनएस एंड एनआर, स्पीड के अंदर कितनी स्लिपिंग है, ठीक है ना। और एक है स्लिप, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो ये होता है आपका डिफरेंस एनएस माइनस एनआर विद रिस्पेक्ट टू एनएस, इट इज कॉल्ड स्लिप, और इसको परसेंटेज की फॉर्म में डिफाइन करता है, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, स्पेशली फॉर मोटर्स, राइट। अदरवाइज अगर आप ब्रेकिंग एक्शन पढ़ते हैं या इंडक्शन जनरेटर पढ़ते हैं तो रेंज चेंज भी हो जाती है इसकी, लेकिन अभी मोटरिंग मोड के लिए इसकी स्पीड आप ध्यान रखें 0 से 1 तक होती है। और आपकी अगर आप इसमें न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और एनएस को उधर ले जाएं, तो अगर आपको कई बार एनएस दे रखी होती है, स्लिप दे रखी होती है और मोटर की स्पीड पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हैं, योर एनआर इज इक्वल टू एनएस इंटू 1 माइनस एस, ओके। Now the next question is, why does a squirrel gauge induction motor draw a very large starting current? देखिए जिस तरह से डीसी मोटर के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टार्टिंग के केस में हाई करंट ड्रॉ होती है, तो वहां पर रीजन था हमारा बैक ईएमएफ का 0 होना, बट यहाँ पर रीजन थोड़ा डिफरेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द स्लिप इज यूनिटी। क्यों यूनिटी होती है? क्योंकि आपकी एनआर 0 हो गई, और अगर आप फॉर्मूला देखें एस इज वॉट एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, तो एनआर 0 होते ही एनएस अपॉन एनएस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या, एक्चुअली इन दिस केस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर कंडक्टर्स एंड रोटेटिंग फ्लक्स एनएस माइनस एनआर, एनआर आपका 0 है, तो ये जो स्लिप स्पीड थी वो आपकी क्या हो गई एनएस, क्योंकि एनआर 0 हो गई तो ये मैक्सिमम हो गई। इसके कारण से आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है रोटर कंडक्टर के अंदर वो काफी ज्यादा होगा, और उसके कारण क्योंकि रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है तो एक हाई करंट फ्लो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर भी स्टार्टर्स काम में लेते हैं, जिस तरह से हम डीसी मोटर में काम लेते हैं, ठीक है ना। तो वाई स्टार्टर इज नीडेड, अगर आप लार्ज करंट फ्लो होती है उसका मतलब ओवर हीटिंग होगी, कॉइल डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट वी मेक यूज ऑफ स्टार्टर्स, ओके। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स। यहाँ पर यूं कहें कि स्टार्टिंग के कौन से मेथड्स हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेनली देयर आर 3 मेथड्स। पहला है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, नेक्स्ट वन इज स्टार डेल्टा स्टार्टर, एंड लास्ट वन इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ओके। अब एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने, मैं डीसी मोटर वाले वावा बॉस के सामने भी लाया था, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द स्टार्टर्स। चाहे ये किसी भी मोटर के केस में आपको पूछ ले, चाहे कोई सा भी स्टार्टर हो, ठीक है ना। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द स्टार्टर इज टू रिड्यूस योर स्टार्टिंग वोल्टेज एंड स्टार्टिंग करंट, ठीक है ना। अब वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो यही है ना। नेक्स्ट आपका वाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर इज प्रिफर्ड। एक्चुअली काफी तरह के स्टार्टर हमने देखे, डीओएल है आपके पास, स्टार डेल्टा स्टार्टर है और ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को ही क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। इट इज सुटेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स। अगर आपका जो मोटर है उसका स्टेटर चाहे स्टार में कनेक्टेड हो या फिर डेल्टा में कनेक्टेड हो, वी कैन यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। बट जब आपका स्टेटर डेल्टा में होगा तभी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये जो प्रैक्टिकल सेशन हम लोगों ने लिया था पहले, वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर फ्लो डायग्राम। एक्चुअली
जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो पावर का फ्लो स्टेटर से लेकर के शाफ्ट तक किस तरह से रहता है उसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए ये है आपकी इनपुट पावर मीन्स 3 फेज सप्लाई एंड दिस इज योर स्टेटर। जब आप स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इस स्टेटर के अंदर कॉपर लॉसेस भी होते हैं और कोर लॉसेस भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये आपको पावर आएगी, क्योंकि रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है तो इसको हम कहते हैं एयर गैप पावर। इसको P2 कहा है और ये P1 है बेसिकली, ठीक है ना। तो जब ये रोटर को मिलती है ये पावर, तो रोटर कंडक्टर्स हैं, उसकी भी वाइंडिंग्स हैं, तो वहां पर भी आपके रोटर कॉपर लॉसेस रहेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो आउटपुट है वो है आपका मैकेनिकल पावर, राइट। अब ये मैकेनिकल पावर जब शाफ्ट को मिलती है तो शाफ्ट रोटेट होने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये रोटेशन शुरू होंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस भी हो जाएंगे, इनको हम कहते हैं मैकेनिकल लॉसेस। तो Pm माइनस P मैकेनिकल करें तो आपको P आउटपुट मिलती है, इसको हम कहते हैं दी शाफ्ट पावर और एक्चुअल आउटपुट पावर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पावर फ्लो का डायग्राम है, कहाँ कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, और किस पावर को क्या नाम दिया गया है, ठीक है ना। हालांकि इसके आगे जब एक सेशन हम लेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसके ऊपर बेस्ड करेंगे और यहाँ पर स्लिप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपन बीच में। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दी वाइवा वॉइस सीरीज। और अभी तक हम लोगों ने 6 एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे 2 एक्सपेरिमेंट और पेंडिंग है, उनको भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आऊँगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर जरूर करिए, सो दैट आई वुड बी मोटिवेटेड एंड आई विल come with different videos that enhance your knowledge. Thank you.